हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक और हाइस्ट मूवी द रेड सर्कल को, जो 1970 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ये मूवी अपने समय की सबसे हिट मूवीज में से एक है जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक नया चैनल बनाया है। फिक्र मत कीजिए, वो कोई मूवी एक्सप्लेनेशन का चैनल नहीं है, वो एक डिफरेंट चैनल है जिसके वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए, वीडियो देखने के बाद जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस चैनल पर भी जाएंगे और वीडियो अच्छा लगेगा, जो कि लगेगा ही, तो मेरे उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम चार लोगों को एक कार में देखते हैं जो बहुत तेजी से फ्रांस की मार्सेलिस सिटी के रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे, जिसमें 3 पुलिस वाले और एक चोर था। उस चोर का नाम वोजल है। स्टेशन पहुंचने के बाद कार से पुलिस कमिश्नर वोजल को लेकर उतरता है और बाकी 2 पुलिस वाले उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले जाते हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद कमिश्नर, जिसका नाम मैटी है, वो वोजल को लेकर ट्रेन में चढ़ता है और उसकी हथकड़ी ट्रेन के बर्थ में बांध देता है। वोजल ऊपर की बर्थ पर था और मैटी नीचे की बर्थ पर आराम कर रहा था। दरअसल मैटी वोजल को इंटरोगेशन के लिए पेरिस ले जा रहा है। वही दूसरी तरफ हम मार्सेलिस सिटीज के जेल में एक कोरी नाम के कैदी को देखते हैं। कोरी जब अपने सेल में आराम कर रहा था तब जेल का वार्डन चुपके से उसके सेल में आकर कहता है कल वो रिहा होने वाला है। दरअसल वार्डन कोरी के लिए एक काम लेकर आया था। वार्डन कोरी को एक ज्वेलरी शॉप के बारे में बताता है जो पेरिस में है। वार्डन चाहता था कोरी वहां रॉबरी करे और दोनों आपस में सारा पैसा बांट ले, लेकिन कोरी कहता है वो ऐसा कोई और क्राइम करके जेल में वापस नहीं आना चाहता। वार्डन कहता है जेल से बाहर निकलने के बाद वैसे भी उसे कोई काम नहीं देने वाला। ये सुनकर कोरी कुछ देर सोचता है, फिर मान जाता है। वार्डन बताता है उसका ब्रदर इन लॉ उस शॉप में पिछले 15 साल से काम कर रहा है, जिससे उसे पता चला शॉप में नया सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो उसके ब्रदर इन लॉ के हाथ में है। इसीलिए कोरी के लिए ये काम करना बहुत आसान होगा। उधर ट्रेन में वोजल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात होने पर वोजल मेटी को पता चले बिना अपने पॉकेट से एक सेफ्टी पिन निकालता है, जिससे वो हथकड़ी खोलने वाला था, लेकिन वो मेटी के सोने का वेट कर रहा था ताकि उसके सोने के बाद वो हथकड़ी खोलकर वहां से भाग सके। लेकिन मेटी रात भर नहीं सोता। उधर सुबह होने पर कोरी को जेल से रिहा किया जा रहा था। जेल से रिहा होने पर उसका जब्त किया सामान उसे वापस किया जा रहा था, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ फोटोज भी थी। वही दूसरी तरफ सुबह होने के बाद वोजल बड़ी चालाकी से अपनी हथकड़ी खोलता है और जैसे ही ट्रेन की स्पीड कम होती है ट्रेन की खिड़की का कांच तोड़कर भाग जाता है। तब मेटी जल्दी से ट्रेन की चेन खींचता है और ट्रेन से उतरकर वोजल के पीछे भागता है। पीछा करते हुए मेटी अपनी गन से उसकी तरफ फायर भी करता है, लेकिन वोजल किसी तरह खुद को बचाते हुए कमिश्नर मेटी के चंगुल से भागने में कामयाब हो गया। तब मेटी जल्दी से भागकर वापस आता है और एक घर में जाकर पुलिस स्टेशन में कॉल करके वोजल के भागने की जानकारी देता है और मैप में देखकर उन्हें कुछ एरियाज के रोड को ब्लॉक करने कहता है। तभी उस घर में ट्रेन का ड्राइवर आकर पूछता है अब उसे क्या करना होगा, क्योंकि बाकी ट्रेन भी पीछे आ रही है। मेटी कहता है ट्रेन में उसका कोट और जैकेट है, वो लेने के बाद ड्राइवर ट्रेन वहां से ले जा सकता है। मूवी में आगे हम देखते हैं सुबह कोरी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहा था। कॉफी पीने के बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ एक रिको नाम का आदमी रहता था। रिको कोरी का पुराना पार्टनर था। जेल जाने से पहले कोरी ने जो चोरी की थी रिको उस चोरी में उसके साथ था, इसीलिए कोरी अब रिको के पास अपना हिस्सा लेने आया था। बिल्डिंग में ऊपर जाने के बाद कोरी रिको के घर की डोरबेल बजाता है। तब हम रिको को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रहा था और उसके बाजू एक लड़की भी सोई थी। रिको जैसे ही अपने बेडरूम से दरवाजा खोलने बाहर निकलता है तब वो लड़की भी उड़ जाती है और हमें पता चलता है ये वही लड़की है जिसकी फोटोज कोरी के पास थी। मतलब कोरी की गर्लफ्रेंड अब रिको के साथ रह रही है, क्योंकि कोरी 5 साल से जेल में था। उधर रिको दरवाजे के होल से बाहर देखता है तब उसे उसका पुराना दोस्त कोरी दिखाई देता है। पहले वो कोरी को देखकर परेशान होता है और कुछ देर दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसे पता था कोरी वहाँ अपना पैसा लेने आया है। लेकिन कुछ देर बाद रिको कोरी को अंदर लेकर आता है। रिको उसके आने से खुश होने का नाटक कर रहा था और ये बात कोरी को अच्छे से पता थी, लेकिन उसे बस
उसके पैसों से मतलब था। कोरी बताता है उसे अच्छे बर्ताव के लिए जल्दी रिहा कर दिया गया। फिर रिको कहता है अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और बैंक 9 बजे खुलेगा, इसीलिए वो कोरी को एक चेक देगा जिसे बैंक खुलने के बाद वो कैश करवा ले। लेकिन कोरी चेक लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे कैश चाहिए। रिको कहता है अभी उसके पास इतना कैश नहीं। तब कोरी रिको से कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन रिको यही कहता है उसके पास ज्यादा कैश नहीं है, उसे 9 बजे तक बैंक खुलने का वेट करना ही होगा। वही दूसरी तरफ रिको के बेडरूम में कोरी की गर्लफ्रेंड दोनों की बातें सुन रही थी और शायद कोरी को भी पता था उसकी गर्लफ्रेंड रिको के बेडरूम में ही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर कोरी दीवार पर लगी एक पेंटिंग के पास जाकर उस पेंटिंग को हटाता है। तब हम देखते हैं पेंटिंग के पीछे एक छोटी तिजोरी थी। कोरी रिको से उस तिजोरी को खोलने कहता है। रिको कहता है उसमें ज्यादा पैसे नहीं, बस कुछ 1000 रुपए ही पड़े हैं, लेकिन कोरी फिर भी उसे तिजोरी खोलने कहता है। रिको जैसे ही तिजोरी का लॉक खोलता है, कोरी उसे धक्का देकर पीछे कर देता है क्योंकि कोरी को पता था तिजोरी में पैसों के साथ गन भी रखी होगी। रिको के वहां से हटने के बाद कोरी तिजोरी खोलकर उसमें से बहुत सा कैश और गन निकाल कर कहता है वो ये पैसे जल्दी ही वापस कर देगा। फिर कोरी अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो तिजोरी में रख कर वहां से चला जाता है। कोरी के वहां से जाने के बाद रिको अपने बेडरूम में आता है। तब कोरी की गर्लफ्रेंड जल्दी से बेड पर जाकर सोने का नाटक करती है। रिको अपने रूम में आकर किसी पॉल नाम के आदमी को कॉल करता है। उधर कोरी रिको के घर से निकलकर एक पुल क्लब में आया जो सारी रात खुला हुआ था, लेकिन सुबह एक आदमी पुल क्लब बंद कर रहा था। कोरी के वहां जाते ही वो आदमी कहता है क्लब बंद हो चुका है, लेकिन कोरी कुछ नहीं कहता और उस आदमी को पैसे देता है। पैसे लेकर उस आदमी ने गेट खोल दिया और कोरी पुल क्लब के अंदर आ गया। कुछ देर पुल खेलने के बाद वहां 2 आदमी आते हैं और कोरी के पुल टेबल पर खेलने लगते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें रिको ने कोरी के जाते ही कॉल किया था। दरअसल वो लोग कोरी से रिको का पैसा और गन वापस लेने आए थे। तब कोरी उनमें से एक आदमी को पंच मारता है। तभी दूसरा आदमी जिसका नाम पॉल था वो गन निकालकर शूट करता है, लेकिन शूट करने से पहले ही कोरी ने उसकी गन का डायरेक्शन बदल दिया जिससे गोली पॉल के साथी के सिर में लगी और उसकी जगह पर ही मौत हो गई। फिर कोरी पॉल की गन लेकर वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद कोरी एक सेकेंड हैंड कार के शोरूम में जाता है और रिको के घर से उसने जो पैसे लिए थे उन पैसों से एक कार खरीदता है और कार लेकर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद कोरी अपनी कार रोड के किनारे खड़ी करता है। दरअसल अब उसके पास 2 गन्स है, एक जो उसने रिको के घर से ली थी और दूसरी पुल क्लब में पॉल से छीनी थी। इसीलिए वो जल्दी से अपनी कार की ट्रंक खोलकर 2 गन्स एक कपड़े से अच्छी तरह साफ करता है ताकि उन गन पर से उसके फिंगरप्रिंट मिट जाए। फिर वो उन गन को ट्रंक में रखे टूल बॉक्स में छुपा देता है। वही दूसरी तरफ मैटी ने जंगल में बहुत सारी पुलिस फोर्स और कुत्ते बुलाए ताकि वो जल्दी से जल्दी वोजल को ढूंढ सके। उधर वोजल ने देख लिया था कि मैटी ने उसे पकड़ने पूरी फोर्स बुला ली, इसीलिए वो जंगल में भाग रहा था। कुछ दूर भागने के बाद उसे एक नदी मिलती है, इसीलिए वोजल अपने सारे कपड़े उतार कर पहले अपने कपड़ों को नदी की दूसरी तरफ फेंकता है, फिर नदी पार करके वापस अपने कपड़े पहनकर वहां से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ वोजल को पकड़ने रोड पर भी नाकाबंदी लगाई गई थी। तभी वहां कोरी अपनी कार लेकर पहुंचता है। उस वक्त पुलिस वाले सभी गाड़ियों के पेपर चेक कर रहे थे। एक पुलिस वाला कोरी के कार के पास आकर उससे पेपर मांगता है। तब कोरी अपनी खरीदी हुई कार का बिल दिखाता है। बिल देखकर पुलिस वाला कोरी से 1 हफ्ते के अंदर कार के डॉक्यूमेंट में अपना नाम चढ़ाने कहता है। फिर कोरी से कार की ट्रंक खोलने कहता है। कोरी अपनी कार की ट्रंक खोलता है जिसमें वो टूल बैग भी रखा था, लेकिन पुलिस वाला सिर्फ बाहर से ही देखकर ट्रंक बंद करके कोरी को जाने कहता है। कुछ दूर चलने के बाद कोरी को एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है, इसीलिए वो अपनी कार रेस्टोरेंट के बाहर पार्क करके खाना खाने रेस्टोरेंट में चला गया था। बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी और मौसम बहुत खराब हो चुका था। तभी वहाँ वो जलाता है और खुद को बचाने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी सभी गाड़ियों की ट्रंक चेक करने लगता है। तब उसे कोरी की कार की ट्रंक खुली मिलती है, इसीलिए वो कोरी की कार की ट्रंक में छुप गया था ताकि वो खुद को पुलिस और ठंड से बचा सके। फिर लंच करने के बाद कोरी अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद कोरी को एक और नाकाबंदी मिलती है। पुलिस वाला फिर से आकर कार के पेपर मांगता है। कोरी पुलिस वाले को पेपर दिखाता है। पुलिस वाला कहता है ये कार उसके नाम पर नहीं। कोरी कहता है इसके पहली वाली नाकाबंदी पर उसने सारे पेपर दिखा दिए और उन्होंने कार उसके नाम पर करने 1 हफ्ते का समय दिया है। फिर वो पुलिस वाला भी कोरी को ट्रंक खोलने कहता है, लेकिन कोरी की ट्रंक में इस बार गन के साथ एक मुजरिम भी छुपा हुआ था जिसके लिए इतनी सारी नाकाबंदी लगाई गई। कोरी अपने ट्रंक के पास जाता है और जानबूझकर गलत चाबी लगाता है जिससे ट्रंक नहीं खुलती। वो बहाना बनाता है शायद कार कंपनी ने उसे ट्रंक की गलत चाबी दे दी, इसीलिए ट्रंक खुल नहीं रहा। दरअसल कोरी ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि शायद इस नाकाबंदी पर उसका टूल बैग चेक कर लिया जाए, इसीलिए वो पुलिस वाले को बेवकूफ बना रहा था। लेकिन उसे पता नहीं उसके ट्रंक में वो जल भी छुपा हुआ है। तब पुलिस वाला कोरी को जाने देता है। आगे हम देखते हैं कोरी कार को एक खेत में ले जाता है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। फिर कोरी अपने कार से उतरकर कुछ दूर जाकर बैठ जाता
जाता है और कहता है कि अब वो कार से बाहर आ सकता है। तब वोजल ट्रंक से कोरी की गन के साथ बाहर निकलकर उस पर गन तान देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोरी ने वोजल को रेस्टोरेंट में ही ट्रंक में छुपते हुए देख लिया था। उसे पता था वोजल एक मुजरिम है, इसीलिए उसने नाकाबंदी पर ट्रंक नहीं खोला। फिर कोरी सिगरेट निकालकर वोजल को देता है। तब वोजल गन को अपनी पॉकेट में रखकर सिगरेट जलाता है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। फिर कोरी कहता है वो पेरिस जा रहा है, वहाँ पहुँचने तक वोजल को गाड़ी की ट्रंक में ही छुप कर जाना होगा क्योंकि रास्ते में बहुत नाकाबंदी लगी है। तब वोजल वापस ट्रंक में छुप जाता है और कोरी वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। आपको याद है ना, मैंने एक नया चैनल खोला है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस चैनल पर जरूर जाए और वो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे हम देखते हैं कोरी जब पेरिस की तरफ बढ़ रहा था तब पीछे से एक कार आकर कोरी की कार को अड़ा देती है। दरअसल वो रिको का आदमी पॉल था जो कोरी को मारने पुल क्लब में भी आया था। पॉल जल्दी से अपनी कार से उतरकर कोरी की कार में बैठ जाता है और उस पर गन तान कर उसे जंगल के रास्ते पर चलने कहता है। दोनों कार जंगल में जाकर एक जगह पर रुक गई थी। कार रुकने के बाद पॉल कोरी के जैकेट में हाथ डालकर पैसे निकालता है। ये वही पैसे थे जो कोरी ने रिको के घर से लिए थे। फिर पॉल कोरी को कार से बाहर निकलने कहता है। पॉल के साथ एक और आदमी था जो पॉल की कार चला रहा था। पॉल और वो आदमी कोरी को जंगल में ले जाकर मारने वाले थे। वो दोनों कोरी को एक जगह खड़े करके उसके ऊपर गन तान देते हैं। वो कोरी को शूट करने ही वाले थे। तभी अचानक वोजल कार के ट्रंक से निकलता है और दोनों के पीछे से आकर उन पर गन तान देता है। कोरी के ट्रंक में 2 गन थी, इसीलिए एक गन वोजल कोरी को दे देता है। फिर वोजल उन दोनों के हाथ से गन लेता है। गन लेने के बाद वोजल पॉल के साथ वाले आदमी को पॉल की गन से ही शूट कर देता है, जिससे उसकी वही मौत हो गई थी। कुछ देर बाद वोजल ने पॉल को उसके ही साथी की गन से शूट करके उसे भी जान से मार दिया था। तब कोरी जल्दी से पॉल की लाश के पास जाकर उसके जैकेट से अपने पैसे निकालता है, लेकिन सारे पैसे खून से भर चुके थे, इसीलिए कोरी उन पैसों को वही फेंक देता है। फिर कोरी वोजल से कहता है उन्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि किसी ने गन शॉट की आवाज सुन ली होगी और वो उसी तरफ आ रहे होंगे। तब वोजल जल्दी से वापस कार की ट्रंक में छुपता है और कोरी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ मैटी इंस्पेक्टर जनरल के कैबिन में बैठा था। जनरल कहता है उन्हें वोजल को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। दरअसल मैटी के 15 साल की ड्यूटी में ऐसा पहली बार हुआ है। मैटी कहता है वो वोजल को पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वोजल बेकसूर हो। तब जनरल कहता है कोई भी बेकसूर नहीं होता, वो पैदा बेकसूर होता है, लेकिन आखिर में सब मुजरिम ही होते हैं। इसीलिए जनरल मैटी से वोजल को किसी भी कीमत पर पकड़ने कहता है। इसके बाद मैटी अपने खबरियों और वोजल के कुछ जान पहचान वालों से मिलकर उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। तब वोजल का एक पहचान वाला मैटी से पूछता है क्या सच में वोजल गुनाहगार है, क्योंकि उन्हें अब तक वोजल का कोई गुनाह पता नहीं चला और ना ही उसे ये पता चला कि मैटी वोजल को पकड़ने इतना डेस्परेट क्यों है। वही दूसरी तरफ कोरी और वोजल पेरिस पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद दोनों रात में एक बिल्डिंग के फ्लैट में जाते हैं जो बहुत दिनों से बंद था, लेकिन उस घर की चाबी कोरी के पास पहले से थी, मतलब वो घर कोरी का ही था। अंदर जाने के बाद घर में उसकी गर्लफ्रेंड की फोटोज भी रखी थी। वही दूसरी तरफ मैटी एक क्लब में आया था जहाँ लड़कियां डांस कर रही थी और वहाँ शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे। मैटी को वहाँ देखकर सब चौंक गए थे। दरअसल मैटी क्लब के ओनर सैंटी से मिलने आया था। मैटी सैंटी से कहता है उसे पता है इस क्लब में कॉल गर्ल्स भी आती है, लेकिन अगर वो मैटी की मदद करेगा तो वो सैंटी को परेशान नहीं करेगा। फिर मैटी सैंटी से वोजल को पकड़ने में उसकी मदद करने कहता है, लेकिन सैंटी कहता है वो किसी वोजल को नहीं जानता। तब मैटी सैंटी को एक फोटो दिखाता है जिसमें वोजल और सैंटी साथ में थे। फोटो देखकर लग रहा था सैंटी और वोजल अच्छे दोस्त है। मैटी कहता है वो अगले दिन फिर से क्लब में आएगा। अगर सैंटी ने उसकी मदद नहीं की तो वो सैंटी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लेगा। ये कहकर मैटी वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कोरी और वोजल उसी घर में रात बिताते हैं। अगले दिन कोरी वोजल को उस काम के बारे में बताता है जो जेल के वार्डन ने करने कहा था, मतलब वो वोजल को ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के बारे में बता रहा था। तब वोजल कहता है वो प्रोफेशनल चोर नहीं, लेकिन ये काम वो कोरी के साथ मिलकर करने तैयार है। कोरी कहता है उन्हें इस काम के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कानून को समझता हो और उनकी मदद भी कर सके। वोजल का एक दोस्त है जो पहले पुलिस में था, लेकिन उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। फिर हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम जेनसन है। जेनसन अपने बेड पर आराम कर रहा था। तब उसे ऐसा लगता है जैसे जंगल के जानवर उसकी बॉडी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत में उसकी बॉडी पर कुछ नहीं होता, मतलब सच में उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये सब देखकर जेनसन डर गया था। तभी अचानक उसके टेलीफोन की रिंग बजती है। जेनसन फोन उठाता है। वो कॉल कोरी ने किया था। कोरी उसे बताता है वो उसके किसी दोस्त का दोस्त बोल रहा है और वो उससे मिलना चाहता है। जेसन भी उससे मिलने मान जाता है। वही दूसरी तरफ जंगल में पॉल और उसके साथी की लाश के पास मैटी कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंच गया
गया था। पॉल की लाश के पास कोरी के पैसे भी पड़े थे। एक पुलिस वाला कहता है शायद पैसों के चक्कर में दोनों में झगड़ा हुआ होगा और दोनों ने एक दूसरे को जान से मार दिया। लेकिन मैटी कहता है जब तक इस बात का पता नहीं चलता कि ये पैसे किसके हैं तब तक वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोनों की जान कैसे गई। पुलिस वालों को जंगल में उनकी कार भी मिली थी, लेकिन उन्हें ये भी पता था वहाँ एक नहीं बल्कि 2 कार्स थी। अगर उन्हें दूसरी कार का ड्राइवर मिल जाए तो केस सॉल्व हो सकता है। लेकिन मैटी समझ गया था इस केस का कनेक्शन वोजल से हो सकता है। तभी दूसरा पुलिस वाला मैटी के पास आकर बताता है दूसरी कार के टायर के निशान और उसकी बनावट से पता चला दूसरी कार नई नहीं बल्कि पुरानी है। दरअसल कोरी ने सेकेंड हैंड कार ही खरीदी थी, मतलब पुलिस वालों का शक सही था। उधर कोरी जेनसन से सेंटी के क्लब में मिलता है। कोरी बताता है उसका एक दोस्त है जिसे जेनसन भी जानता है, लेकिन वो अपने बारे में ज्यादा लोगों को बता नहीं सकता, इसीलिए उसकी जगह जेनसन से मिलने वो आया है और उसके दोस्त को जेनसन से किसी काम को लेकर कुछ बात करनी है। दरअसल वोजल जेनसन को रॉबरी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो क्लब में नहीं आ सकता क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी है, इसीलिए उसने कोरी को जेनसन से मिलने भेजा था। इस बीच 2 पुलिस वाले क्लब में आते हैं और क्लब के ओनर सेंटी को अपने साथ ले जाते हैं। वो सेंटी को मैटी के पास लेकर आए थे। तब सेंटी मैटी पर चिल्लाने लगता है। मैटी कहता है उसने पहले ही कहा था, लेकिन सेंटी ने उसे अगले दिन भी वोजल के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनकर सेंटी भड़क कर कहता है वो कोई मैटी का खबरी नहीं। तब मैटी बाहर से उन्हीं 2 पुलिस ऑफिसर्स को बुलाता है और उन्हें सेंटी को वापस छोड़ने कहता है। मैटी को पता था सेंटी वोजल को अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। लेकिन मैटी को किसी भी तरह 1 या 2 दिन में वोजल को पकड़ना था। वही दूसरी तरफ कोरी जेनसन को अपने साथ कहीं ले जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उनकी कार में वोजल भी बैठ जाता है। जेनसन उसे देखकर चौंक गया था। उसे पता था वोजल के पीछे बहुत सारी पुलिस लगी है, लेकिन यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि मैटी जेनसन का क्लासमेट था। वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। फिर कोरी और वोजल मिलकर जेसन को रॉबरी के बारे में बताते हैं और तीनों आपस में अपने अपने काम बांट लेते हैं। अगले दिन जेनसन कस्टमर बनकर उसी ज्वेलरी शॉप में जाता है जहाँ उन्हें रॉबरी करनी है। जेनसन अलग अलग ज्वेलरी देखने के बहाने काउंटर पर जाता है और इस तरह वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम समझ लेता है। सब समझने के बाद जेनसन वहाँ से निकलकर दोनों को बताता है वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है। वहाँ के शोकेस बुलेट प्रूफ ग्लास से बने हुए हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर ही खुलते हैं। अगर किसी ने जबरदस्ती शोकेस खोलने की कोशिश की तो इलेक्ट्रिक आई शोकेस को हमेशा के लिए लॉक कर देगी। मतलब उस ज्वेलरी शॉप में चोरी करना लगभग नामुमकिन था। वहाँ कैमरा भी लगे थे, इसीलिए उन्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जेनसन जंगल में जाकर अपनी कार से एक राइफल और कुछ टारगेट निकालता है और उन टारगेट को अलग अलग पेड़ के पास रखकर उन टारगेट पर शूट करता है। दरअसल जेनसन निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वही दूसरी तरफ कोरी एक आदमी से मिलने जाता है जो चोरी की ज्वेलरी को ब्लैक मार्केट में परसेंटेज के हिसाब से बेचता है। कोरी उसे बताता है उसके पास लगभग 20 मिलियन की ज्वेलरी है। तब वो आदमी बताता है चोरी की ज्वेलरी पर चोर को सिर्फ 25% ही मिलता है। मतलब 20 मिलियन की चोरी में उन्हें 5 मिलियन मिलेंगे जो कि बहुत बड़ी रकम है। लेकिन कोरी कहता है कि उन्हें 20 मिलियन में से बहुत कम मिल रहा है। तब वो आदमी कहता है मार्केट में उसके जैसे बहुत सारे बायर है, वो जाकर उनके पास अपनी ज्वेलरी बेचे। लेकिन कोरी को पता था इतनी सारी ज्वेलरी को सिर्फ वही आदमी खरीद सकता है, इसीलिए कोरी बाद में मान जाता है और जाते हुए कहता है वो आने से पहले कॉल करेगा। वो आदमी कहता है कोरी बिना कॉल किए भी आ सकता है। तब कोरी पूछता है उसे कैसे पता चलेगा कि कोरी कब आने वाला है। तब आदमी कहता है चोरी के बारे में वो न्यूज़पेपर में पढ़ लेगा, तब उसे पता चल जाएगा कि कोरी उसके पास आने वाला है। उधर जेनसन लगातार निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। शायद ये उनके रॉबरी के प्लान का कोई हिस्सा था। मूवी में आगे हम देखते हैं रात में ज्वेलरी शॉप बंद करने के बाद वहाँ का मैनेजर और एक सिक्योरिटी शॉप की सारी चीजों को अच्छी तरह चेक करते हैं जो उनका डेली रूटीन था। इसके बाद मैनेजर शॉप की मेन डोर पर जाकर वहाँ लगी एक चाबी को प्रेस करके बाहर निकलता है। तब मेन डोर के बाद एक बड़ा सा लोहे का गेट अपने आप बंद हो जाता है। मतलब कोई चोर मेन डोर से अंदर आ भी गया तब भी उसे लोहे का बड़ा गेट तोड़ना होगा, जिसमें चोर का बहुत टाइम बर्बाद होगा और इतनी देर में गार्ड पुलिस को कॉल करके बुला लेगा। गेट बंद होने के बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है और सिक्योरिटी गार्ड शॉप के अंदर ही रहता है। गार्ड की ड्यूटी सुबह शॉप खुलने तक थी। वही दूसरी तरफ जेनसन अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो अलग अलग मेटल के टुकड़ों को जमा करता है और उन्हें हीट अप करता है। कुछ देर बाद सारे मेटल पिघलकर लिक्विड बन जाते हैं। तब जेनसन उस लिक्विड को एक स्ट्रक्चर में डालता है जिसमें छोटे छोटे होल थे। दरअसल वो उन मेटल से बुलेट बना रहा था। उधर कोरी और वोजल रॉबरी करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर तैयारी करने के बाद वो दोनों ज्वेलरी शॉप के लिए निकल जाते हैं। आगे हम रिको को देखते हैं जो अपने घर में था और उससे मिलने जेल का वही वार्डन आया था जिसने जेल में कोरी को पेरिस की ज्वेलरी शॉप के बारे में बताया। रिको वार्डन
वॉर्डन से कहता है अगर उसे कोरी की रिहाई के बारे में पहले पता चल गया होता तब कोरी को वो कभी नहीं मिलता। और उसके 3 आदमी, जिनमें से एक को कोरी ने पूल क्लब में मार दिया और 2 को वोजल ने जंगल में मारा था, वो भी जिंदा होते। वॉर्डन कहता है उसे नहीं पता था कोरी के बाहर आने के बाद इतनी परेशानी होगी। फिर वॉर्डन रॉबरी के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो बताते हुए रुक जाता है। तब रिको वॉर्डन को धमकाकर उसे रॉबरी के बारे में पता कर लेता है। उधर वोजल और कोरी ज्वेलरी शॉप की बाजू वाली बिल्डिंग में जाते हैं। फिर दोनों उस बिल्डिंग के पीछे जाकर वहां से उस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं। छत पर जाने के बाद वहां से ज्वेलरी शॉप वाली बिल्डिंग पर जाते हैं, क्योंकि वो इतनी रात में ज्वेलरी शॉप वाली बिल्डिंग में डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। उन्हें पता था इतनी रात में बिल्डिंग में जाते समय अगर उन्हें किसी ने देख लिया तब उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। उधर जेनसन भी तैयार होकर अपने घर से ज्वेलरी शॉप जाने निकलता है और साथ में गिटार का एक बॉक्स भी लेता है। वही दूसरी तरफ कोरी और वोजल कुछ देर मशक्कत करने के बाद बिल्डिंग की एक खिड़की तक पहुंच गए थे। वो खिड़की ज्वेलरी शॉप की बाथरूम की थी। दरअसल उन्होंने शॉप के बाथरूम से अंदर जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था शॉप में एक खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम लगा है जिससे वो फंस सकते हैं। जब वो खिड़की के पास उतरते हैं तब अंदर बैठे गार्ड को उनकी आवाज आती है और वो चेक करने बाथरूम में जाता है और बाथरूम की खिड़की पर टॉर्च चालू करके देखता है। लेकिन खिड़की के बाहर दोनों को पता चल गया था कि गार्ड बाथरूम चेक करने आया है, इसीलिए वो छुप गए थे। चेक करने पर गार्ड को वहाँ कुछ नहीं दिखता, इसीलिए वो बाहर जाने लगता है। गार्ड के बाथरूम से बाहर निकलते ही दोनों अपना काम शुरू करते हैं। तब गार्ड बाथरूम से बाहर निकलकर वहीं रुक जाता है। वो फिर से वापस अंदर जाने का सोच रहा था, लेकिन वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। बाथरूम की खिड़की अंदर से बंद थी, इसीलिए वो खिड़की का कांच काट कर एक होल बनाते हैं। फिर कोरी उस होल से अपना हाथ अंदर डालकर खिड़की खोलता है। खिड़की खुलने के बाद पहले वो अपना टूल बैग अंदर डालते हैं। उसके बाद दोनों एक एक करके बाथरूम में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद दोनों मास्क पहनते हैं और फिर बाथरूम से बाहर निकलकर सीधा सिक्योरिटी रूम में जाते हैं और गार्ड पर झपट कर उसे चेयर से गिरा देते हैं। फिर वोजल जल्दी से गार्ड की गन निकाल कर उसके सिर पर मारता है, जिससे गार्ड बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद दोनों मिलकर उसके मुंह पर पट्टी चिपकाते हैं। फिर उसे बेड पर रखकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। उधर जेनसन भी बिल्डिंग तक पहुंच गया था और अंदर जाने का वेट कर रहा था। फिर वो शॉप की लाइट ऑन करते हैं, जिसकी बटन गार्ड के रूम में ही थी। लाइट ऑन करने के बाद वो गार्ड के रूम से बाहर निकलते हैं और ज्वेलरी वाले रूम में जाते हैं। उन्हें पता था वहाँ बहुत सारी इलेक्ट्रिक आई लगी है, जो शॉप बंद होने के बाद ऑन हो गई थी। अगर दोनों में से एक भी उस इलेक्ट्रिक आई के बीच में आया तब अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और वो फंस जाएंगे। इसीलिए दोनों उस इलेक्ट्रिक आई से बचकर ज्वेलरी वाले रूम में जाते हैं। आगे हम देखते हैं जेनसन भी बिल्डिंग के अंदर चला गया था। वो हर दरवाजे को क्रॉस करने के बाद उसमें कुछ न कुछ अटका देता, क्योंकि दरवाजे बाहर से एक बटन से खुल जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद उन दरवाजों को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है। उधर दोनों टाइम देखते हैं और फिर सिक्योरिटी सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करते हैं, जिससे ज्वेलरी शॉप के शोकेस फ्री हो जाते हैं और शोकेस को हाथ लगाने पर भी कोई अलार्म नहीं बजता। उधर जेनसन बिल्डिंग में जाने के बाद अपने जूते उतार कर उनकी लेस आपस में बांधता है और उन्हें अपने गले में लटका लेता है। दरअसल वो पहले जूते पहनकर सीढ़ियों से ऊपर आया था ताकि बिल्डिंग के बाकी लोगों को लगे कोई ऊपर गया। फिर वो जूते उतार कर बिना आवाज किए वापस नीचे शॉप वाले फ्लोर पर आता है और तब किसी को पता भी नहीं चलता। फिर जेनसन बराबर 3 बजे शॉप के दरवाजे तक पहुंच गया था। तब कोरी अपनी घड़ी में टाइम देखता है और 3 बजे शॉप का दरवाजा खोलता है। तब जेनसन अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जेनसन अपना गिटार बॉक्स खोलता है और उसमें से गन निकालता है। गन निकालने के बाद वो उसी जगह पर निशाना लगाता है जहां मैनेजर ने चाबी लगाकर शॉप के इलेक्ट्रिक आई ऑन किया था। फिर जेनसन फायर करता है, तब गोली सीधा उसी हॉल में जाकर लगती है। इसीलिए जेनसन जंगल में टारगेट पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो उस की होल में निशाना लगा सके। गोली लगते ही वो लोहे का गेट खुल जाता है और शॉप की सारी इलेक्ट्रिक आई बंद हो जाती है। अब उनके लिए कोई खतरा नहीं था, इसीलिए कोरी और वोजल जल्दी से सारी ज्वेलरी अपने बैग में भरने लगते हैं। जेनसन का काम बस इतना ही था, इसीलिए वो अपनी गन वापस गिटार में रखकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। दरअसल वो बाहर निकलकर चोरी खत्म होने का वेट कर रहा था। उधर दोनों ने मिलकर पूरा ज्वेलरी शॉप खाली कर दिया था। वो अपने अपने बैग को अपने पेट पर बांधकर उस पर जैकेट पहन लेते हैं और शॉप से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस बीच सिक्योरिटी गार्ड को होश आ गया था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उधर जेनसन कोरी के कार के पास जाता है और उसकी कार लेकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो अपने घर से बिल्डिंग तक पैदल ही आया था। वही दूसरी तरफ गार्ड के बेड के थोड़ा ऊपर एक मैनुअल अलार्म की बटन थी। गार्ड किसी तरह उठता है और अपने सिर से उस बटन को प्रेस कर देता है। बटन प्रेस होते ही जोर जोर से अलार्म बजने लगा था, लेकिन तब तक वो लोग वहां से निकल चुके थे। दोनों जल्दी से भागकर बिल्डिंग के बाहर आते हैं। तब तक जेनसन
जेनसन जल्दी से कोरी की कार लेकर वहाँ पहुँच गया था। फिर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। अगले सीन में हम देखते हैं मेटी अपनी टीम के साथ ज्वेलरी शॉप पहुँच गया था। वो सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें तीनों नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ था और तीनों आपस में बात भी कर रहे थे, इसीलिए पुलिस उन्हें नहीं पहचान पाती। न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि पेरिस की एक ज्वेलरी शॉप में 20 मिलियन की चोरी हुई। मूवी में आगे हम देखते हैं कोरी सारी ज्वेलरी लेकर उस आदमी के पास जाता है जिससे उसने डील की थी। वो आदमी ज्वेलरी देखकर कहता है ये ज्वेलरी उसके अंदाजे से बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे इतनी सारी ज्वेलरी का बायर मिलना मुश्किल है। उन्हें कुछ महीने वेट करना होगा ताकि उन्हें यूरोपियन मार्केट में इसका सही बायर मिल सके। तब कोरी सारी ज्वेलरी लेकर वहाँ से चला जाता है। कोरी के वहाँ से जाते ही दूसरे कमरे से रिको बाहर आता है और उस आदमी को थैंक्स कहता है। मतलब रिको ने ही उस आदमी को ज्वेलरी का बायर ढूंढने से मना किया था ताकि वो खुद ज्वेलरी कोरी से छीन सके। उधर कार में तीनों कहीं जा रहे थे। तब जेनसन कहता है उन्हें इस बारे में सेंटी से बात करनी होगी। तब कोरी कहता है वो सेंटी के पास नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस उस पर नजर रख रही है, लेकिन जेनसन कहता है सेंटी के बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है और वो उनकी ज्वेलरी के लिए बायर ढूंढ लेगा। वोजल भी कहता है सेंटी का कोई भी काम आज तक फेल नहीं हुआ और वो इस काम में परफेक्ट है। तब दोनों की बात सुनकर कोरी मान जाता है। आगे हम देखते हैं जेनसन सेंटी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। तब सेंटी एक बायर से फोन पर बात करता है और उनकी मीटिंग फिक्स करवाता है। वही दूसरी तरफ पुलिस ने सेंटी के बेटे को अरेस्ट कर लिया था। दरअसल पुलिस का मानना था सेंटी का बेटा स्कूल में गांजे का बिजनेस कर रहा है। तब सेंटी पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ उसे मेटी मिलता है। सेंटी मेटी को बताता है उसके 16 साल के बेटे को उसके 2 क्लासमेट के साथ उठा लिया गया, लेकिन उसका बेटा गांजे की डील में नहीं था। वही दूसरी तरफ सेंटी के बेटे से पूछताछ चल रही थी। तब एक ऑफिसर मेटी को अपने साथ लेकर जाता है। सेंटी मेटी के ऑफिस में वेट कर रहा था। तभी मेटी उस रूम में जाता है जहां सेंटी के बेटे को इंट्रोगेशन किया जा रहा था। दरअसल सेंटी के बेटे ने एस्पिरिन की 2 ट्यूब खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। तब मेटी उस ऑफिसर को बताता है अब ये केस जुवेनाइल के अंडर चला जाएगा। फिर मेटी उसे हॉस्पिटल ले जाने कहता है। दरअसल मेटी नहीं चाहता था कि सेंटी के बेटे का केस उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो उसके बेटे को छोड़ने के बदले सेंटी से वोजल की जानकारी लेना चाहता था, लेकिन उसके बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश करके मेटी का प्लान खराब कर दिया। तब मेटी अपना दिमाग चलाता है और वापस अपने केबिन में सेंटी के पास जाकर कहता है कि मैरिजुआना के केस में उसका बेटा दोषी पाया गया है, जो कि बिल्कुल झूठ था। वो सेंटी को उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं बताता। अब मैरिजुआना के केस में सेंटी के बेटे को हिरासत में रखा जाएगा। ये सुनकर सेंटी अपने बेटे के लिए परेशान हो गया था। फिर मेटी कहता है अगर उसने वोजल के बारे में बता दिया तब उसका बेटा सुबह तक उसके घर पर होगा और उस पर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। तब मजबूर होकर सेंटी वोजल और कोरी के बारे में सब बता देता है। उसी रात 1 बजे सेंटी के क्लब में बायर से कोरी की मीटिंग थी, इसीलिए कोरी वहाँ उसका वेट कर रहा था। तब वहाँ मेटी बायर बनकर जाता है। दरअसल कोरी ने मेटी को देखा नहीं था और कोरी ने बायर को नहीं देखा, उनकी बस कॉल पर ही बात हुई थी, इसीलिए कोरी मेटी को पहचान नहीं पाता। मेटी वहाँ आता है और ज्वेलरी की डील करने उसे एक एड्रेस देता है। अगले दिन शाम में कोरी जेनसन के साथ मेटी के दिए एड्रेस पर ज्वेलरी लेकर पहुंच गया था। कोरी जेनसन से गेट के बाहर कार में ही बैठने कहता है और खुद उस बंगलो में अकेले चला जाता है। तब वहाँ उसे मेटी मिलता है जो ऐसा दिखाता है वो बहुत अमीर है और वो बंगलो उसका ही है। फिर मेटी उसे बंगलो के हॉल में ले जाता है जहाँ कोरी उसे बैग से ज्वेलरी निकाल कर दिखाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ वोजल आ जाता है। वो कोरी का पीछा कर रहा था। वोजल मेटी पर गन तान कर कोरी को ज्वेलरी का बैग लेकर वहाँ से भागने कहता है। तब कोरी वहाँ से भागने लगता है। दरअसल वोजल मेटी को पहचानता था क्योंकि मूवी की शुरुआत में उसी ने वोजल को अरेस्ट किया था। वोजल समझ गया था ये मेटी की चाल है जिसमें सेंटी और कोरी फंस गए। कोरी के वहाँ से भागने के बाद वोजल भी वहाँ से भागता है, लेकिन वहाँ बाकी के पुलिस वाले भी आ गए थे। वो वोजल को शूट कर देते हैं जिससे वोजल की वही मौत हो जाती है। उधर कोरी भी भागकर बंगलो के कंपाउंड के गेट की तरफ जा रहा था। तब पुलिस वाले उसे भी शूट कर देते हैं, लेकिन एक गोली लगने के बाद भी वो भागने की कोशिश कर रहा था। तब उसे बचाने जेनसन आता है, लेकिन पुलिस वाले जेनसन को भी शूट कर देते हैं और कोरी को भी मार देते हैं। फिर मेटी जल्दी से कोरी की लाश के पास आता है और ज्वेलरी का बैग अपने अंडर ले लेता है। कुछ देर बाद वहाँ बड़े पुलिस ऑफिसर्स और बाकी पुलिस फोर्स भी पहुंच गई थी और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैंने जैसा बताया मैंने दूसरा चैनल भी खोला है जिस पर आपको बहुत अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। उस पर मैं वेबकैम करने वाला हूँ, मतलब उन वीडियो में मैं भी रहने वाला हूँ, इसीलिए उस चैनल पर जरूर
जरूर जाए और उसका वीडियो जरूर देखे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और उस चैनल के वीडियो आपको पसंद आए तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं उस चैनल पर और इस चैनल पर किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो अगले वीडियो तक के लिए पीस आउट।